वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन के सिलेबस के बारे में। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र। अगर आप 5वें सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं और सोच रहे हैं कि 6वें सेमेस्टर में हमको क्या पढ़ना है, तो आप बहुत अच्छी जगह आए हैं, बहुत अच्छी वीडियो आपने चूज करी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में। और वो सिलेबस होगा आपका शिक्षा शास्त्र BA 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, ठीक है। यानी कि जैसे आप 5वें सेमेस्टर में आप लोगों ने एक सब्जेक्ट के 2 पेपर दिए हैं, ठीक इसी प्रकार से 6वें सेमेस्टर में भी आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होंगे। उसमें से पहला पेपर जो आपका है उसका नाम है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध, यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ये आपके पेपर का नाम है, पेपर नंबर 1 का। इसी के सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। शिक्षा शास्त्र BA तृतीय वर्ष 6वां सेमेस्टर यानी कि 6 सेमेस्टर BA थर्ड ईयर। तो अगर आपका ही सिलेबस मेजर माइनर दोनों का ही सिलेबस है, हालांकि माइनर से उतना मतलब नहीं यहाँ पे, मेजर कोर्सेज के लिए और माइनर का अगर पेपर होगा तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। वैसे 5th सेमेस्टर में माइनर हुआ नहीं था, तो अब की बार चांसेस बहुत कम है। क्लियर। तो शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध के बारे में हम लोग बेसिकली जानेंगे। क्या होता है शैक्षिक प्रशासन, क्या होता है शैक्षिक प्रबंधन, या क्या होता है शैक्षिक प्रबंध। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन समझना है, एजुकेशनल यानी शैक्षिक। शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंध के बारे में जानेंगे। इन 2 टर्म्स को अगर आपने समझ लिया, आप सोचिए अपना आपने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, क्योंकि 2 ही टर्म पर पूरा का पूरा सिलेबस आपका जो है इसी दोनों टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेगा। एक तो शैक्षिक प्रशासन और दूसरा शैक्षिक प्रबंध या प्रबंधन, ठीक है, यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आप सभी लोग अगर ना जानते हो तो जान लीजिए। प्रशासन का मतलब सीधा सीधा होता है जैसे कि जैसे एक ऑफिस होती है या एक कार्यालय होता है, वहाँ से कुछ नियमों की व्यवस्था होती है, उसी नियमों की व्यवस्था को प्रशासन कहते हैं। जैसे हर एक क्षेत्र में प्रशासन होता है। लोक प्रशासन आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, ऐसे ही शिक्षा शास्त्र में शैक्षिक प्रशासन आपको पढ़ना होता है। शैक्षिक प्रशासन में जैसे एक स्कूल है, अब उस स्कूल में एक प्रशासनिक भवन होता है। प्रशासनिक भवन से क्या होता है, नियम कायदे उसमें बताए जाते हैं कि कैसे कौन सा मास्टर किस घंटे में या किस समय में कितने समय तक किस कक्षा में पढ़ाएगा, ये टाइम टेबल फिक्स किया जाता है। ये टाइम टेबल कौन फिक्स करता है, शैक्षिक प्रशासन या जो प्रशासनिक भवन होता है स्कूल का वो करता है, यानी कि जो प्रिंसिपल होते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो इसी तरीके से शिक्षा में जो प्रशासन होते हैं उनके बारे में समझेंगे। और मैनेजमेंट, शिक्षा में मैनेजमेंट और प्रशासन की क्या भूमिका है, इसको समझते हुए हम इन दोनों के महत्व और आवश्यकता को भी समझेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। तो एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। कौन कौन से ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, या ऐसे प्रश्न या ऐसे टॉपिक जिनसे बहुत ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन टॉपिक को भी मैं यहाँ पर बता दूंगा कि ये टॉपिक आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। तो नवीनतम सिलेबस है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी कैंपस में कहीं क्यों ना पढ़ रहे हो, सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही सिलेबस है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 1 की अगर बात करें तो इसमें आपको शैक्षिक संगठन के बारे में पढ़ना होगा। शैक्षिक संगठन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे। शैक्षिक प्रशासन का क्या अर्थ होता है, शैक्षिक प्रशासन के परिभाषा, शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा, सब कुछ हम समझेंगे। यहाँ पर बस केवल सिलेबस लिखा है हमने, बाकी जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा तो मैं विस्तार से समझूंगा और एक एक टॉपिक को या परिभाषा, सबसे पहले अर्थ समझेंगे उस टॉपिक का, फिर परिभाषा समझेंगे, फिर विशेषता समझेंगे, फिर प्रकार समझेंगे, फिर महत्व समझेंगे, विशेषता और भी तमाम प्रकार के जो पहलू हैं उससे रिलेटेड, उन सभी को हम समझने का प्रयास करेंगे। यानी एक भी पॉइंट आपका छूटने वाला है नहीं अगर आप शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आ गए हैं तो, ठीक है। देखिए, अर्थ शिक्षा, शैक्षिक प्रशासन या शैक्षिक संगठन, शैक्षिक संगठन या जो आपका एजुकेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका अर्थ समझेंगे, उनकी परिभाषा देखेंगे, उनके कितने प्रकार होते हैं उन प्रकारों को समझेंगे। इसके अलावा शैक्षिक संगठनों की क्या क्या विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे। ये यूनिट नंबर 1 यहीं पर आपका समाप्त हो जाएगा। यूनिट नंबर 2 की अगर बात करें तो यूनिट नंबर 2 में हम लोग समझेंगे शैक्षिक प्रशासन के अर्थ के बारे में, यानी शैक्षिक प्रशासन किसे कहते हैं, शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा। अवधारणा में बेसिकली जिसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल जो है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, प्रशासन। तो शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा और अर्थ दोनों को शामिल कर लेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट होता है, संकल्पना बोली तो।
ठीक है। शैक्षिक प्रशासन की संकल्पना को समझेंगे, शैक्षिक प्रशासन के प्रकार को जानेंगे, शैक्षिक प्रशासन कितने प्रकार का होता है उसको बताएंगे हम। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, प्रशासन बनाम प्रबंधन, प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन बनाम प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, यानी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। प्रशासन को अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, मैनेजमेंट को अंग्रेजी में प्रबंधन बोलते हैं। तो इन दोनों की हम अंतर देखेंगे इन दोनों में, और इन दोनों में समानता देखेंगे, यानी इन दोनों का प्रशासन और प्रबंधन का तुलनात्मक अध्ययन देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से एक लघु उत्तरीय प्रश्न आपका हमेशा परीक्षा में आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रशासन बनाम प्रबंधन या प्रशासन और प्रबंधन के बीच संबंध बताते हुए इन दोनों के बीच में विभेद कीजिए या अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में लघु उत्तरीय में हमेशा पूछे जाएंगे, तो उसके लिए भी मैं तैयारी करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप की अगर परीक्षा होती तो उसके लिए मैं मॉडल पेपर सेट कर दूंगा, तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। तो प्रशासन बनाम प्रबंधन इसको समझेंगे, प्रशासन किसे कहते हैं, प्रबंधन किसे कहते हैं, पूरा डिटेल में हम जानकारी लेंगे, ताकि एक भी प्रश्न आपका छूटे ना, और जब आप परीक्षा हाल में बैठे तो आप एकदम निश्चिंत होकर के बैठे कि अब क्या पूछोगे यार, क्या पूछोगे, जो पूछोगे सब आपको आ रहा होगा। ठीक है, आइए तो इस तरीके समझेंगे। इसके अलावा शैक्षिक प्रशासन के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि शैक्षिक प्रशासन के जो कुछ थियरीज हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने शैक्षिक प्रशासन को लेकर के कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों पर भी हमारी नज़र रहेगी। यानी एक आध प्रश्न अगर यहाँ से पूछ लिया जाएगा तो यहाँ से ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये वाला यूनिट 2 जो है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रशासनिक योग्यता, यानी जो एक प्रकार से एबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो क्या होनी चाहिए, यानी एक प्रशासक के पास क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो एक प्रशासक के पास कई सारी योग्यताएं होनी चाहिए, तो उन योग्यताओं के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट 2। यूनिट 2 में हम लोग ये समझते हुए आगे बढ़ेंगे और यूनिट 3 में पहुंचेंगे, यानी इकाई नंबर 3 में पहुंचेंगे। इकाई नंबर 3 में हम पहुंचेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन के विकास के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के विकास, यानी डेवलपमेंट इसका कैसे हो रहा है, कैसे कैसे विकास हुआ है, तो इसका इतिहास और विकास दोनों समझने का प्रयास करेंगे। विकास में सबसे पहले हम शास्त्रीय विद्यालय समझेंगे, फिर उसके बाद न्यू क्लासिकल स्कूल, एक क्लासिकल स्कूल, न्यू क्लासिकल स्कूल एंड न्यू मैनेजमेंट, इन तीनों पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे, जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड है, शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन की। ठीक है, तो उसको समझेंगे, तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में। यूनिट नंबर 4 की अगर बात करें तो शैक्षिक प्रशासन के कार्य को समझेंगे। शैक्षिक प्रशासन के विभिन्न कार्य होते हैं, वो कौन कौन से कार्य होते हैं उनको हम यूनिट नंबर 4 में समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक टर्म आपको दिख रहा होगा, मैंने अंग्रेजी में लिख रखा है, पोस्ट कार्ब। पोस्ट कार्ब की अगर बात की जाए तो ये लूथर गुलिक महोदय जो हैं, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से इसको प्रशासन शब्द को डिफाइन करने के लिए या प्रशासन की एक अवधारणा देने के लिए उन्होंने इस शब्द की बात की थी कि प्रशासन इन शब्दों से मिलकर के बना। पोस्ट कार्ब विधि होती है जिसमें पी का मतलब होता है प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना। ठीक है, यानी प्लानिंग का मतलब जानते हैं क्या होता है, योजना बनाना। यानी कि जब आप किसी जो है प्रशासन में होते हैं तो सबसे पहले प्रशासन को अस्थायी रूप से लागू करने के लिए या प्रशासन को सफल बनाने के लिए जरूरी होता है एक प्लान की। एक जब कोई भी संगठन को आप अगर अच्छे तरीके से उस संगठन को फॉलो करना, या एक प्रकार से बोले तो प्रशासन को अगर सही तरीके से लागू करवाना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पी, यानी कि प्लानिंग। ठीक है, पी के बाद में होता है ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, संस्था या संगठन बनाना। फिर उसके बाद में यस का मतलब होता है स्टाफिंग, यानी कुछ स्टाफ की व्यवस्था होगी, कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी रैंक के लोग होंगे, आपस में मिलजुल करके काम करेंगे तो प्रशासन अच्छे तरीके से चलेगा। फिर उसके बाद डायरेक्टिंग, डी मतलब होता है डायरेक्टिंग, यानी कि डायरेक्टिंग मतलब निर्देश देना। ठीक है, इसके अलावा CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि सहसंबंध, आपस में तालमेल समन्वय स्थापित करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से जो है प्रशासन जो होगा अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो R है, R का मतलब होता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब होता है रिपोर्ट देना, या हिंदी में जटिल हिंदी की शब्दावली में अगर इसको कहें तो प्रतिवेदन कहा जाता है रिपोर्टिंग को। ठीक है, तो प्रतिवेदन का मतलब सीधा सीधा रिपोर्टिंग से होता है, यानी कि रिपोर्टिंग मतलब कि भाई क्या हुआ, जो
प्रशासन सही तरीके से लागू हो गया कि नहीं लागू हो गया, उसकी रिपोर्ट देना अधिकारियों को, ये होता है रिपोर्टिंग। इसके बाद में बी का मतलब होता है बजटिंग। बजटिंग का मतलब होता है बजट तैयार करना। बजट तैयार करना का मतलब सीधा सीधा होता है कि एक लेखा जोखा तैयार कर लेना, कितना खर्चा लगेगा, कैसे क्या होगा, पूरा एक लेखा जोखा तैयार हो जाता है। तो बजट आप लोग जानते होंगे, ठीक है। वित्त मंत्री जो है उसको लाते हैं, ठीक है। तो वो बजट उनका होता है। ऐसे ही हर एक घर को चलाने के लिए एक बजट की आवश्यकता होती है, एक प्लान की आवश्यकता होती है, एक संगठन की, स्टाफ की, डायरेक्टिंग की, कोऑर्डिनेटिंग की, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और रिपोर्टिंग, बजटिंग, इन सभी की आवश्यकता। तो ये पोस्ट कार्य विधि है, इसके बारे में समझने का प्रयास करें। तो यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये प्रश्न हर बार पूछा जाएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। पी का मतलब होता है प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब स्टाफिंग, डी का मतलब डायरेक्टिंग, सी ओ का मतलब कोऑर्डिनेटिंग, आर का मतलब रिपोर्टिंग और बी का मतलब होता है बजटिंग, ठीक है। तो ये एक टर्म होता है प्रशासन को डिफाइन करने के लिए है, ठीक है, पोस्ट कार्य। इसके अलावा इसके बाद में आते हैं अगले विद्वान आपके, मतलब कि अगली इकाई आती है, उसमें हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में नेतृत्व के बारे में, लीडरशिप के बारे में। व्हाट डू मीन बाय लीडरशिप? लीडरशिप से आपका क्या तात्पर्य है? प्रश्न यही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेतृत्व किसे कहते हैं? नेतृत्व, एक अच्छे नेतृत्व की क्या पहचान होती है, या एक अच्छा नेतृत्व कैसे विकसित करे, कैसे डेवलप करे, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की क्या पहचान हो सकती है, या एक अच्छा नेतृत्वकर्ता कैसे बने, ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और उस समय अगर आप पढ़े रहेंगे, निश्चित तौर पर आप अच्छा उत्तर लिखेंगे। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आप सोचेंगे कि भाई ये होता क्या है, तो आपको सोचने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। नेतृत्व, नेतृत्व का अर्थ समझेंगे हम, उसके स्वरूप के बारे में, नेतृत्व किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं नेतृत्व की, उसको जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा नेतृत्व की विभिन्न शैलियाँ रही हैं, यानी कि तमाम प्रकार की शैलियाँ जो नेतृत्व की होती हैं, स्टाइल्स, यानी कि लीडरशिप की क्या स्टाइल होती है, लोग अपने अपने स्टाइल में लीडरशिप किया करते हैं, ठीक है। तो वो लीडरशिप की जो स्टाइल होती है, उस स्टाइल के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं इन चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। आपको देखने में जरूर जटिल शब्दावलियाँ लग रही होंगी, आपने इससे पहले शायद इन शब्दावलियों को ना सुना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपने नहीं सुना है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं आपको मॉडल पेपर ही, अगर हमारे द्वारा बताए गए आपने एक आध दो मॉडल पेपर भी देख लिए, तो निश्चित तौर पर आप अपने पेपर में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो नेतृत्व की शैलियाँ, इसके अलावा केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, यहाँ से एक प्रश्न आपका लघु उत्तरीय का और तैयार होता है। केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, ये दोनों में संबंध और दोनों में अंतर हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को समझेंगे। इसके अलावा केंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता जब किसी एक व्यक्ति में केंद्रित हो तो केंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण मतलब होता है बंटवारा सत्ता का, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब ये सत्ता को लेकर के है या फिर नेतृत्वकर्ता को लेकर के है, ये चीज़ें मैं समझाऊंगा जब मैं टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके बाद निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग अंग्रेजी में बोलते हैं जिसको। डिसीजन मेकिंग बहुत ही जरूरी होता है एक नेतृत्वकर्ता के लिए। एक नेता को डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए। अगर उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, डिसीजन मेकिंग की क्षमता अगर उसके पास नहीं है, तो मान लीजिए लीडरशिप का 50% उसके पास नहीं है, या लीडरशिप उसकी अधूरी है, मान सकते हैं। तो निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होता है डिसीजन मेकिंग एक नेतृत्वकर्ता के लिए, तो इसको हम समझेंगे। इसके बाद में इकाई नंबर 6 में हम प्रवेश करेंगे। इकाई नंबर 6 में हम शैक्षिक योजना, यानी कि जो प्लानिंग होती है एजुकेशनल, उसके बारे में समझेंगे। शैक्षिक योजना का अर्थ और स्वरूप समझेंगे, परिभाषा समझेंगे, शैक्षिक योजना का पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण समझेंगे, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे बड़ी बारीकी के साथ। इसके बाद में इकाई नंबर 7 में प्रवेश करेंगे। इकाई नंबर 7 में शैक्षिक वित्त के बारे में समझेंगे, एजुकेशनल फाइनेंस के बारे में आप जानेंगे। एजुकेशनल फाइनेंस की अगर बात करें, यानी कि शिक्षा में जो वित्त की व्यवस्था होती, कहाँ से होती, कैसे होती है, इसको मैं बहुत ही बारीकी के साथ डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व क्यों है, इम्पोर्टेंस इसकी क्या है और इसकी नीड्स क्या है, दोनों को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपके सिलेबस में शामिल है शैक्षिक वित्त, एजुकेशनल फाइनेंस की नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है।
शैक्षिक वित्त की आवश्यकता एवं महत्व को समझेंगे। इसके अलावा जो शैक्षिक वित्त के स्रोत होते हैं, स्रोत मतलब होता है कि शिक्षा में जो पैसे आते हैं वो पैसे कहाँ से आते हैं, इसको समझेंगे, यानी स्रोत उसका क्या है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से इकाई नंबर 7 आपकी कंप्लीट होगी। अब लास्ट इकाई जो अपनी है वो है इकाई नंबर 8। 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ होता है, आपको पता होगा। शैक्षिक पर्यवेक्षण की बात करेंगे, यानी इकाई नंबर यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना क्या है, शैक्षिक पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का मतलब होता है जैसे कि एक चेक करना, जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या अर्थ समझेंगे, प्रकृति उसकी समझेंगे, नेचर ऑफ शैक्षिक जो पर्यवेक्षण होता है उसके बारे में उसका नेचर समझेंगे, उसका अर्थ, प्रकृति, परिभाषा, ये सब समझेंगे। इसके अलावा एक यहाँ पर आपका आप लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार हो गया और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। निरीक्षण बनाम पर्यवेक्षण, निरीक्षण क्या होता है और पर्यवेक्षण क्या होता है, दोनों को मैं तुलनात्मक रूप से समझने का प्रयास करूंगा, ठीक है। दोनों में संबंध और दोनों में अंतर को समझूंगा, तभी ये बनाम वाला आपका जो ये पॉइंट लिखा है वर्सेस, ठीक है, ये क्लियर होगा। क्लियर, तो निरीक्षण वर्सेस पर्यवेक्षण। इसके अलावा शैक्षिक पर्यवेक्षण का कितने प्रकार के होते हैं, शैक्षिक पर्यवेक्षण, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से आपका चैप्टर जो होगा, इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं 8 इकाइयों के माध्यम से। हम इन सभी चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तो सिलेबस कुछ इतना सा है आपका पेपर नंबर 1 का, शैक्षिक प्रशासन और प्रबंध का, यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का। आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए यही सिलेबस है। तो आप इस सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मैं हट गया हूँ, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ताकि आसानी से आप जो है इस सिलेबस को नोट कर पाएँ। आप इसको नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो फिर मिलेंगे हम सेकंड पेपर में, ठीक है। और इसी तरीके से सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक्स से लेकर के हिंदी का सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल है। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपके समक्ष जो है आता रहेगा, तो लगातार आप क्लासेस होती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।